हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। वो है धारा 8, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के भाग 1 के अध्याय 2 के तथ्यों की सुसंगति के विषय से है। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले एक प्यारी सी लाइन। सबसे दुखद है हमारे सपनों का मर जाना, न रहना तड़प का और सब सह जाना। कहने का मतलब ये है कि ऐसे जीवन का क्या मतलब जिसमें सपने ना हो, क्योंकि हम सपनों के लिए ही कुछ करते हैं कि हमारे सपने क्या हैं, हमें क्या बनना है और क्या नहीं। जब वो सपना ही नहीं रहेगा, उस सपने को पूरा करने के लिए तड़प ही नहीं रहेगी, तो ये जीवन बेकार है। तो दोस्तों, अपने जीवन को बेकार मत करिए और इसी के साथ चलिए लर्निंग मोड पे। लर्निंग मोड पे कहने का मतलब है कि आप पेन कॉपी सब उठा लीजिए और हमसे बने रहिए। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, तभी समझ में आएंगी चीज़ें कि क्या है, लेक्चर क्या है। ठीक है, तो धारा 8 के संबंध में ये सबसे बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है कि धारा 8 में कौन कौन से तथ्य सुसंगत हैं। फिर सवाल आता है कि हेतु, तैयारी और आचरण का तथ्य कब सुसंगत है। और फिर तीसरा सवाल है कि क्या कथन आचरण के साथ सुसंगत है, नहीं या हाँ, अगर हाँ तो कब। तो इसी को समझने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि धारा 8 की जो बेयर एक्ट लैंग्वेज है, पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको देखते हैं, समझते हैं। तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण कोई भी तथ्य जो किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है, सुसंगत है। किसी वाद के किसी पक्षकार के अभिकर्ता का ऐसे वाद या कार्यवाही के बारे में या उसमें विवादित तथ्य या सुसंगत किसी तथ्य के बारे में और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्यवाही का विषय है, सुसंगत है। यदि ऐसा आचरण किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे उससे पूर्व का हो या पश्चात का। इसका स्पष्टीकरण 1, इस धारा में आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते जब तक कि यह कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हों, किंतु इस अधिनियम के किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्पष्टीकरण 2 है, जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उससे यह उसकी उपस्थिति और श्रवण गोचरता में किया गया कोई भी कथन जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है, सुसंगत है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ वर्ड गलत हो गया है, आप उन्हें सुधार लीजिएगा। तो हम धारा 8 में देखते हैं कि इसमें 3 प्रकार के तथ्य सुसंगत हैं। पहला है हेतु, दूसरा है तैयारी, तीसरा है आचरण, पूर्व का या पश्चात का। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हेतु को कि हेतु क्या है। हेतु मतलब मोटिव, उद्देश्य। जब हम कोई कार्य करते हैं तो किसी न किसी उद्देश्य से करते हैं। ऐसे नहीं करते हैं जैसे हम पढ़ाई ही कर रहे हैं तो उसका कुछ उद्देश्य है कि हम ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। कोई भी काम करते हैं, कहीं आते हैं, कहीं जाते हैं, तो उसका एक मोटिव लेकर चलते हैं। तो यह जो धारा है हेतु के बारे में बता रही है। तो सामान्य सी बात है कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है वो किसी न किसी मोटिव से करता है, ऐसे ही अपराध नहीं करता। अब उसका मोटिव क्या है ये न्यायालय को जानना पड़ता है, तभी अपराध समझ में आता है कि अपराध इस व्यक्ति ने किया होगा जिसके पास मोटिव है उसको करने का।
हेतु का साक्ष्य कार्य तथा करने वाले व्यक्ति का संबंध दर्शाता है। जैसे जब कोई अपराध किया जाता है तो जो व्यक्ति अपराध करता है और जो अपराध किया जाता है किस मोटिव से किया है, उसका एक संबंध रहता है आपस में। सामान्य सी बात यह है कि जो मोटिव है वो दंडनीय नहीं होता है। यह दंडनीय तभी होता है जब अपराध पूरा हो जाता है। जब अपराध पूरा हो जाता है तब पुलिस उसका मोटिव ढूंढती है कि इस अपराध को करने का उद्देश्य क्या है, किस वजह से यह अपराध किया गया। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे एक विधवा स्त्री है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति है, अब उस व्यक्ति को, उस विधवा स्त्री की सारी प्रॉपर्टी उसी को मिलनी है, लेकिन उसके मरने के बाद उसको मिलनी है। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि उसका मर्डर कर देता है। जब मर्डर कर देता है तो न्यायालय को एक अवधारणा करने के लिए वजह मिल जाती है कि जब इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिलनी थी उसके मरने पर, तो इसी व्यक्ति ने किया होगा उसका मर्डर। इसीलिए हेतु का साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इस धारा के अंतर्गत रिलेवेंट है। लेकिन जब तक अपराध नहीं होता तब तक हेतु का साक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसके संबंध में देखते हैं एक केस। यह है केहर सिंह बनाम स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1998 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेतु मस्तिष्क की दशा, आंदोलन और प्रतिशोध पूर्व भावनाओं से भरा मन न तो अपने आप में कोई अपराध है और न अपराधी को घटना से जोड़ने के लिए पर्याप्त है, परंतु अपराध हो जाने पर हेतु का साक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब जब तक अपराध नहीं होता है तब तक उस हेतु का कोई मतलब नहीं, उस मोटिव का कोई मतलब नहीं है। जब अपराध हो जाता है तभी उसका साक्ष्य समझ में आता है। इससे संबंधित इसका इलस्ट्रेशन ए है। मैंने इलस्ट्रेशन को एकदम सेम ऐसे ही जैसे बेयर एक्ट में है मैंने लिख दिया है, क्योंकि इसको सवाल में जब पूछता है प्री में या मेंस में सवाल के रूप में, तो ये एकदम ऐसे ही पूछता है कि इसमें कौन से तथ्य, जैसे ख की हत्या के लिए क का विचारण किया जाता है। यह तथ्य कि क ने ग की हत्या की, कि ख जानता था कि क ने ग की हत्या की है और कि ख ने अपनी इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर क से धन उद्यापित करने का प्रयत्न किया था, सुसंगत है। मतलब ये पूछता है इसमें कि कौन से तथ्य सुसंगत हैं, कौन से तथ्य सुसंगत माने जाएंगे। उसमें 3-4 ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा और फिर उसमें पूछा जाएगा कि कौन से तथ्य इनमें से सुसंगत हैं। तो इस इलस्ट्रेशन में भी बात कही गई है, जैसे कि 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति क्या करता है कि किसी का मर्डर कर देता है। जब मर्डर कर देता है तो एक व्यक्ति क्या करता है कि वो जानता है कि उस व्यक्ति ने मर्डर किया है, तो वो कहता है कि मैं तुमने जो ये मर्डर किया है मैं इसको सबके सामने ला दूंगा, सबको मैं बता दूंगा। तो वो व्यक्ति का क्या करता है कि उसका भी मर्डर कर देता है। अब देखते हैं कि हेतु की पर्याप्तता क्या है। हेतु का पर्याप्त मतलब कि जितना न्यायालय को समझ में आ जाए कि हाँ इतने से उसका साक्ष्य दिया जा सकता है, उसको ये समझ में आ जाए कि इतने ही तथ्य इम्पॉर्टेंट हैं, फालतू की इसमें और कोई बात न शामिल किया जाए, जितने से उसको समझ में आ जाए कि इतने से काम चल सकता है, केवल उतना ही उसका साक्ष्य लेगा। अब हम देखते हैं इसका दूसरा जो है तथ्य तैयारी को दृष्टांत सी और डी से संबंधित है। दृष्टांत सी कहता है विष द्वारा ख की हत्या करने के लिए क का विचारण किया जाता है। तथ्य सुसंगत है कि ख की मृत्यु के पूर्व क ने ख को दिए गए विष जैसा विष उपाप्त किया था।
यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने मोटिव के बारे में देखा कि जब तक अपराध नहीं होता है तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता है हेतु का। यहाँ पे इसी तरह से तैयारी भी है कि जब तक अपराध नहीं हो जाता तब तक तैयारी दंडनीय नहीं होती है, लेकिन कुछ मामलों में दंडनीय है। जैसे आईपीसी की धारा 126 और 399 में, उसमें यह है कि जब राज्य के विरुद्ध युद्ध होता है तब ऐसी तैयारी को दंडनीय माना गया है। और आईपीसी की धारा जो 399 है, डकैती की जो तैयारी है, उसको भी दंडनीय माना गया है, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर अपराध हैं, समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इसकी तैयारी को ही दंडनीय बना दिया गया है। अदरवाइज जो तैयारी होती है, प्रिपरेशन होती है अपराध को करने के लिए, हम जो पहले साधन जुटाते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो अपराध नहीं होता है। जैसे इस उदाहरण से समझ लें कि अगर कोई व्यक्ति किसी को मारता है, मारने का प्लान बनाता है, तो वो क्या करता है कि विष खरीदता है और उस विष के जरिए उसको मारता है। तो जब तक वह विष खरीदता है, अपने पास रखता है, मतलब उसकी तैयारी करता है, तब तक वह दंडनीय नहीं होता। लेकिन जैसे ही उस विष को दे देता है तो वह दंडनीय हो जाता है। मतलब उसका, जब व्यक्ति मर जाता है तब उसका वो एक्ट पूरा हो जाता है, अपराध पूरा हो जाता है। जैसे दृष्टांत डी से भी समझें कि प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज क की विल है। यह तथ्य सुसंगत है कि अविकथित विल की तारीख से थोड़े दिन पहले ग ने उन विषयों की जांच की जिनसे अविकथित विल के उपबंधों का संबंध है, कि उसने वह विल करने के बारे में वकीलों से परामर्श किया और कि उससे अन्य विलों के प्रारूप बनवाएं जिन्हें उसने पसंद नहीं किया। मतलब यहाँ पे वसीयत की बात की जा रही है कि ये कैसे समझ में आए कि कोई वसीयत किसी व्यक्ति की है या नहीं। तब उसके लिए ये एविडेंस दिया जा सकता है कि वह व्यक्ति इस वसीयत को बनवाने के लिए कई वकीलों के पास गया और उसको वो वसीयत पसंद नहीं आई, तो लास्ट में यही वसीयत पसंद आई, तो ये साक्ष्य दिया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।